नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो देश की संवैधानिक व्यवस्था में मील का पत्थर साबित हो सकता है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी तमाम अध्ययन के बाद में कुछ सिफारिशें दी हैं और सिफारिशों को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक देश में अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव, यानी कि भारत में अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ एक ही दिन कराने जाने को लेकर अब रास्ता साफ हो रहा है। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र, यानी कि अब जो सत्र आएगा लोकसभा संसद का, शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल सदन में पेश करेगी। अगर बिल पास हो गया तो माना जा रहा है कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही देश के विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ ही करा लिए जाएंगे। यानी कि अगर आप जाएंगे तो आपको एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देने होंगे। पिछले साल जब इस तरह का प्रस्ताव आया था तो 32 राजनीतिक पार्टियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और 15 पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रस्ताव, जिसको लंबे समय से मोदी 3.0 का एक बड़ा अभियान के रूप में देखा जा रहा था, माना जा रहा था, आखिरकार इस के तहत अब सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। कल भी जब मोदी सरकार के कार्यकाल के इस तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए तो जो लेखा जोखा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से रखा गया था, यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड रखा गया था, उसमें तमाम अब तक किए गए कामों का जिक्र था और साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया था कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सरकार आगे बढ़ेगी। और ठीक एक दिन बाद इस पर कैबिनेट ने मंजूरी लेकर यह बड़ा ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बीच कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं एक बार। On items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें डिस्कशन करिए, डिटेल डिस्कशन करिए, डिटेल चर्चा करिए और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। 10 number. Sir, good afternoon. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. Can we expect a 2029 election on this one nation one election? I'm talking about the Lok Sabha election. Yeah. High level committee. Yeah. High level committee recommendations on one nation one election, on simultaneous elections. Those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब ये मोदी का नया मिशन, क्योंकि अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और चूंकि रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी ठीक एक साल पहले 2 सितंबर को माफ कीजिए, और उसके बाद उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें रखी और इस सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ अब देश आगे बढ़ने की दिशा में है। शीतकालीन सत्र में इसका एक बिल भी रखा जाएगा। इन सब के बीच क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर लंबे समय से हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इस सब के विषय पर आ रही है, वो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में इस वक्त 4 मेहमान जुड़ गए हैं। उन मेहमानों को भी जो बताएंगे कि क्या कुछ इसको लेकर है। चूंकि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के जरिए भी जानने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, उसको सुनते हैं एक बार।
one election is not at all practical in this country. They also know about that. They want to divert the attention of the present issues from. ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा विचार लोकतांत्रिक इरादों को कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं। क्या कारण है कि उनकी मातृ संस्था में कभी इलेक्शन नहीं होता। फिर भी चूँकि कांग्रेस की एक अपनी लाइन आएगी, नेशनल हमारा जो विचार है कांग्रेस पार्टी देगी वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है। पर संगूफा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को। किसानों की जो इनकम की बात की थी डबल की, उस पर भी काम करना था। क्या लॉजिक है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं वन नेशन वन इलेक्शन के इस प्रस्ताव को लेकर। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है, इसको कैबिनेट ने मंजूर दे दिया। यानी कि जो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी के अध्ययन के बाद में उन्होंने अपनी सिफारिशें दी। उस सिफारिशों को मान लिया गया है। 2029 से लोकसभा चुनाव जब प्रस्तावित हैं, उसके बाद से देश में एक देश एक इलेक्शन की तरफ देश आगे बढ़ जाएगा। यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। आप अगर वोट डालने जाएंगे तो आप एक साथ अपने क्षेत्र के लिए लोकसभा का प्रतिनिधि भी चुनेंगे और विधानसभा का प्रतिनिधि भी चुनेंगे। इन सबके बीच कई सारे सवाल हैं और सबके बीच खंडित जनादेश और मध्यावधि चुनाव अगर होता है तो उसकी चुनौतियों से कैसे निपटेगा वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इस तरह की चीजें हमने देश में कई बार देखी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष की राय क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है जो भी आपने आपको बताई, क्योंकि 32 पार्टी इसके समर्थन में है और 15 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इसके समर्थन में नहीं है। तो क्या सदन से इसको मंजूरी मिल पाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन का मिशन क्या मोदी सरकार की एक उपलब्धि के रूप में दर्ज होगा? तो चलिए इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में थोड़ी देर में मृणाल पंत जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही चंद्रशेखर गंगराड़े हमारे साथ में हैं जो कि पूर्व सचिव हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, और साथ ही राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रशेखर गंगराड़े जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे किस तरह से दिया जाए, आप अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं? संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत, प्रक्रियाओं के तहत, चुनाव की तारीखों के तहत? ये वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में मैं बहुत इस प्रस्ताव का समर्थक हूं, और ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी वरन विकास के कार्यों में भी गति मिलेगी। जहां तक संवैधानिक प्रश्न है, चूंकि विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसके लिए यदि समय पूर्व चुनाव कराना है तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 29 के पूर्व समाप्त हो रहा है, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और जिनका कार्यकाल 29 के बाद खत्म हो रहा है उनको भी प्रीपोन किया जा सकता है। तो इसके संबंध में संवैधानिक व्यवस्था कैसे होगी, ये अपने रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जी, और उसको लागू किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो सिफारिशें की गई हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की इस कमेटी ने, उस कमेटी की सिफारिशों के बिंदु जब पूरी तरह से सामने आएंगे उसके बाद बहुत चीजें सामने होंगी। लेकिन इन सब के बीच में अब पंकज जी आपसे जानना चाहेंगे, जो खासतौर पर क्षेत्रीय दल हैं, वो जब इस तरह का प्रस्ताव आया था तो इस प्रस्ताव के साथ नहीं थे। उनको लगता है कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो उनका निजी तौर पर नुकसान होगा। बहरहाल अब ये एक कदम आगे सरकार ने बढ़ा दिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया पंकज जी? देखिए हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी किसी के निजी लाभ हित के आधार पर नहीं सोचती। भारतीय जनता पार्टी तो व्यापक देश हित में सोचती है।
और जैसा गंगराडे जी ने कहा कि ये समय काल परिस्थिति की आवश्यकता है, और 1967 तक इस देश में 1952 का पहला चुनाव था डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, स्वतंत्रता के बाद का, और 67 तक के सारे चुनाव एक साथ हुए, लोकसभाओं के, विधानसभाओं के, तब कोई लोकतंत्र को खतरा नहीं था। तो अभी एक साथ चुनाव में यदि साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, तेजी, आप सोचिए कि कितने सारे जन धन का, समय का, देश के विकास के उस चक्र का जो आचार संहिता की प्रक्रिया चलते अवरुद्ध करना बाध्यता होती है, क्योंकि यदि आचार संहिता तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका पालन करना है। वो बड़ा विषय था चुनाव का, और फिर पूरा मैकेनिज्म, फिर वो माइंडसेट के इलेक्शन की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है मोदी सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इसका उल्लेख था कि मोदी 3.0 में, यानी तीसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव आगे बढ़ाएगी। पिछले कार्यकाल में कमेटी बनी थी, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, व्यापक उनका राजनीतिक सामाजिक अनुभव है। उस कमेटी में देश भर के एक्सपर्ट थे जो संविधान के, न्याय के, कानून के, समाज के अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, उन सबकी बातचीत थी। उस समिति ने जितने हम स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी इस सब में भागीदारी है, उन सबसे बातचीत करी। और फिर हितेश जी, सबसे बड़ा मंच है देश की सदन। अभी कैबिनेट ने इसको अनुमोदित किया, पर उसके बाद एक बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिस पर चंद्रशेखर जी ने इशारा किया कि अभी जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पोस्टपोन करना है, किसी का प्रीपोन करना है, यानी समय के पहले किसी का समय काल बढ़ाना है, तो प्रक्रिया संविधान की प्रक्रिया और संविधान सम्मत विषयों का हम पालन करते हैं, संविधान के पक्षधर थे, है और रहेंगे। तो मुझे लगता है कि विषय देश की सदन में जाएगा, और देश की सदन, देश की संसद जो हम सब की, यानी आम जनता की रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है, वो तय करेगी। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको बड़े मन से नरेंद्र मोदी जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, तो फैसले का स्वागत करना चाहिए, पंकज जी का ये कहना है। राम अवतार तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे फैसले को लेकर? चूंकि बड़े लंबे समय से चर्चा होती रही है कि देश में एक चुनाव होने चाहिए, क्योंकि खर्चा बहुत होता है, बहुत बड़ा मैन पावर लगता है, लोगों के लिए भी मुश्किलें होती हैं, इन सब के बीच ये जो फैसला, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? इससे 2-3 फायदे हैं। एक तो ये जो प्रशासनिक तंत्र पूरा 5 साल चुनाव में लगा रहता है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव अलग अलग, तो कम से कम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, तो जो प्रशासन है वो एक ही बार इन बड़े चुनाव में लगेगा, बाकी छोटे चुनाव उतना नहीं रहता। अब दूसरी जो समस्या रहेगी ये रहेगी कि चुनाव आयोग क्या करता है। वो चुनाव आयोग तो शक्तिशाली, और जो कानून व्यवस्था, इस दौरान जो बड़ा समस्या आता है कि चुनाव एक साथ हम देखते हैं 7 चरण में, 5 चरण में भी इसलिए हो पाते हैं क्योंकि उन राज्यों की, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ उग्रवाद है, कई हिंसा घटनाएं की रहती हैं, तो उन राज्यों में जो कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जो बल लगते हैं वो कैसे होंगे, कर्मचारियों की व्यवस्था कैसी होगी। दूसरा कि जो जहाँ चुनाव नहीं हो पाएंगे और चुनाव हो चुके हैं, 2 अलग अलग है, उन राज्यों को कैसे करेंगे। तो एक विस्तारित, अब तो कैबिनेट से फैसला हो चुका है, अब लोकसभा में जाएगा, एक लंबी बहस होगी, बहस के बाद कई चीजें जो सरकार है वो खुलासा होगा कि किस तरह चुनाव करा पाएंगे, कैसी स्थिति होगी। इसको एक तरह से ये भी माना जा रहा था कि देश में राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति के प्रभाव और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे चुनाव हों, और एक भारत में जो भाजपा ये चाहती थी कि राष्ट्रवाद जो है वो उभरे और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो, जैसा अमेरिका में भी चुनाव चल रहे हैं। हाँ, अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरे कि वहाँ सुरक्षा की क्या स्थिति रहेगी, कानून व्यवस्था की क्या रहेगी, टैक्स के क्या हालात रहेंगे जी, और आपकी योजना क्या है। हाँ। ये आप बेहतर तरीके से बता के राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे, तो कुल मिलाकर इसके फायदे ज्यादा नजर आते हैं, जैसे राम अवतार तिवारी जी बता रहे हैं कि इसके फायदे ज्यादा नजर आते हैं। अगर छोटे दल इसमें निपटेंगे, ये छोटे दल इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मृणाल पंत जी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मृणाल पंत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मृणाल जी, आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर? वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में संसद में ये बिल रखा जाएगा, बताइए मृणाल जी। देश और लोकतंत्र के भविष्य के लिए ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसलिए इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसका ड्राफ्ट पहले आना चाहिए, ड्राफ्ट पर सभी पक्षों की राय ली जानी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों की राय ली जानी चाहिए, आम जनता के विचार और प्रस्ताव और सुझाव उस ड्राफ्ट पर आमंत्रित किए जाने चाहिए, और उन सब का अध्ययन करने के बाद ही इस पर किसी भी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम ड्राफ्ट का अवलोकन करेंगे, हमारी केंद्रीय समिति पहले अपनी प्रतिक्रिया देगी,
और उसके बाद राज्य स्तर पर हम इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन जो मुद्दे अभी वर्तमान में खड़े होते हैं वो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि बिना व्यापक विचार विमर्श के इसके प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। दूसरी बात, हिंदुस्तान बहुलता वाला, विविधता वाला देश है। यहाँ पर लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि जनता पंचायत के स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस भी बुला लेती है। तो जब इस तरह का बड़ा निर्णय आता है तो उसके कई सारे परिणाम ऐसे होंगे जिनके बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है, इसलिए बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कुछ भी कहना। तीसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ही कोशिश रही है कि चुनाव को व्यक्ति केंद्रित बनाया जाए। अब पिछले कुछ सालों में तो हम देख ही रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ती है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश स्तर पर अक्षम नेताओं की उपस्थिति के कारण राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता को स्थानीय चुनाव पर थोपने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के पंकज जी, क्या जवाब है इस पर आपका? एक तो ये कि बिना व्यापक चर्चा के जल्दबाजी में इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, और दूसरा जो उन्होंने प्रादेशिक स्तर के नेताओं के संदर्भ में और देश के नेताओं के संदर्भ में जो अपनी बात चिंता रखी, इस पर पंकज जी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए तेज जी, मैंने मृणाल जी शायद थोड़ा देर से जुड़े और मैंने बहुत विनयपूर्वक आग्रह किया था कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में इस सारे विषय के जो विशेषज्ञ थे उनसे चर्चा करी, और उस चर्चा के बाद उन्होंने अपना वो सारे सुझाव जिन विषयों पर विमर्श होना चाहिए, चाहे जैसे विधानसभाओं का कार्यकाल स्थगित करना, समय पूर्व या उनका कार्यकाल बढ़ाना, क्या विकल्प हो सकता है, उन पर सब पर उस समिति ने बातचीत करी। तो रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदया को सौंपी और उसके बाद आज उस रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार की मोदी कैबिनेट ने तय किया कि इसको हम लागू करेंगे, उसके लागू करने की प्रक्रिया देश की संसद। तो अभी व्यापक चर्चा का मंच तो बाकी है ना हितेश जी। बिना संसद के फ्लोर से पास हुए, बिना संसद की प्रक्रिया का अनुमोदन करे तो कुछ संपूर्णता आ नहीं सकती। और तो दूसरी बात जो पंकज जी, दूसरी बात पंकज जी आप कह रहे हैं वो ये कि 191 दिन तक विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स से चर्चा की है इस कमेटी ने, और कमेटी की चर्चा होने के बाद 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है, और उन सिफारिशों के आधार पर आज कैबिनेट ने इससे मंजूरी दी है। बहरहाल और हितेश जी, और हितेश जी, ये दूसरा कदम, पहला कदम कोविड कमेटी, उसकी लगभग साल भर तक की पौने साल मतलब करीब 8-9 महीने तक की पूरी प्रैक्टिस, 18,000 पेजों की रिपोर्ट, उसके बाद उस रिपोर्ट का अध्ययन पिछले सितंबर में रिपोर्ट सौंपी है उस समिति ने राष्ट्रपति को। उसका रिपोर्ट का अध्ययन मार्च में सौंपी, सितंबर में कमेटी बनाई गई थी, मार्च में सौंपी रिपोर्ट जी। सितंबर कमेटी बनी, मार्च में रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट सौंपने के बाद आज इसको लागू किया, और अब तो देश की सदन में चर्चा होगी ना सर। ठीक है, तो व्यापक चर्चा। मृणाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मुझे चंद्रशेखर जी सवाल करना है। जी मृणाल जी, ये कोई पहली कमेटी नहीं है जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है, तो संसद के पास भेजी जा रही है। सैकड़ों कमेटियां हैं जिनकी रिपोर्ट 20-20, 25-25 साल पहले सरकार को सौंप दी गई है, ना तो वो सदन के पटल पर रखी गई है, न ही संसदीय समिति को दी गई है, ना उस पर आगे कोई कार्रवाई की। 20-20, 25-25 साल पुरानी रिपोर्ट और कई आयोगों की रिकमेंडेशन से सरकार के पास धूल खा रही है। ऐसे में अगर 25-30 लोगों ने कोई रिपोर्ट संसद को सौंप दी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो देश में लागू की चलिए मैं आऊंगा पंकज जी आपके पास आता हूं, चंद्रशेखर गंगराड़े जी भी हैं और कुछ टेक्निकल पहलू हैं इस पूरे जो फैसला हुआ है इसको लेकर, उसको समझना भी जरूरी है। चंद्रशेखर जी, इसमें एक बड़ा सवाल जो जहन में है वो ये कि कई ऐसे राज्य होंगे, या कई बार हमने देखा है कि हंग असेंबली की स्थिति बनती है, या फिर कई बार बीच में सरकारें अगर गिर गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, या क्या इसके संदर्भ में भी इस कमेटी में कुछ सुझाव दिए गए होंगे? क्या कुछ हो सकता है, चूंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की स्थिति में तब की स्थिति हमारी चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी? जैसे यदि मान लो किसी भी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, और उसके पहले यदि विधानसभा किन्हीं कारणों से भंग होती है, और यदि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ उनका चुनाव होना है, तो इस दौरान वहां की प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहेगी, सरकार कैसे बनेगी, कौन सी पार्टी सरकार बनेगी, इस सब के संबंध में जब ये प्रस्ताव लागू होगा, जब ये जब 1 नेशन 1 इलेक्शन जब मान्य हो जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा, सभी राज्यों की सहमति प्राप्त हो जाएगी, तो कैसे इसको लागू करना है कि यदि 2.5 साल पहले यदि लोग वहां के कार्यकाल सरकार भंग होती है, तो उसको उस कार्यकाल को 2.5 साल तक ले जाया जाए,
या एक ही साल बचा है तो उस एक साल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या क्या व्यवस्था है? देखिए, संबंध सब संवैधानिक प्रावधान करना होगा, इस संबंध में विचार विमर्श के बाद ही सब कार्रवाई हो पाएगी कि कैसे, मतलब उसको समय पूर्व यदि कोई राज्य की विधानसभा भंग होती है तो क्या वहां व्यवस्था लागू होगी, इस संबंध में तो इसके जब ये मान्य हो जाएगा तभी इस संबंध में विस्तार से विचार कार्रवाई की जा सकेगी। राम अवतार जी, अगर जैसे जो भी प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के तहत खबरें यही है कि 2029 तक ये व्यवस्था को लागू करना है, और सबसे बड़ी चुनौती तब आएगी जब राज्यों में विधानसभा चुनाव की स्थितियां, कई जगहों ये राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल बचा होगा तो किसी का उससे पहले खत्म हो रहा होगा। इन सब को लेकर जिन विधानसभाओं में 2029 से पहले कार्यकाल खत्म हो रहा है और जिन विधानसभाओं का 2029 तक के बाद का कार्यकाल है, इन सबको एक करना होगा। इसके संदर्भ में भी कुछ जाहिर तौर पर सुझाव होंगे इसमें? निश्चित तौर पर सुझाव जो होंगे वो संसद में जब रखेंगे तो डिटेल उसमें आएगा कि किस तरह से लोकतंत्र में जिनको अधिकार है 5 साल रखने का, वो ना उनको अधिकार मिले, किस तरह से भंग होगा। और अगर कई राज्य ऐसे हैं जहां त्रिकोणीय संघर्ष रहता है या वहां पर त्रिकोणीय स्थिति में कैसे रास्ता निकलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी। उसमें 2-3 बातें मुझे जो लग रहा है, एक कि जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं और स्थानीय मुद्दे होते हैं, वो अब संभावना है उसकी खत्म होगी। तो राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय पार्टियां, बड़ी पार्टियां रह जाएंगी। जो बेहतर काम करेगा वो एक उभर के आ सकता है इस दौरान, जो उसके मुद्दे, उसकी सोच और युवा वर्ग को जोड़ पाएगा वो। और एक जो चुनाव में अलग अलग धन बल, अलग अलग जो बल चलते हैं और उस संसाधनों का, प्रशासन का, उसमें एक तरह से इससे अंकुश लगेगा। और एक जो बड़ा नेतृत्व होगा, अच्छा नेतृत्व होगा, जिसकी परफॉर्मेंस चाहिए होगा, वो उभर के आ पाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों की का जो स्थिति खराब होगी, क्योंकि ज्यादातर वाकई में इस तरह का जो उनको डर है ये वाकई में होगा, क्योंकि उनकी निश्चित तौर पर अभी ज्यादातर क्षेत्रीय दल ही जो जाति के नाम पर अलग अलग तरीके से या समीकरण के तहत जो लोग पार्टियां बनाए हैं, पार्टियां चल रही हैं, वो पार्टियों के सामने अस्तित्व दिखेगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव होंगे, जैसे लोकसभा चुनाव हम देखते हैं और विधानसभा चुनाव, 2 जगह से उड़ीसा में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव अलग अलग हुआ, फैसले अलग अलग इसके पहले वाले में आए थे। तो इस तरह के जो फैसले अलग अलग आते हैं वो एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय विचार और सक्षम नेतृत्व की बात उठेगी। और उसका एजेंडा क्या है, ये कहा भी जाता है कि हर तरह के जब चुनाव होते हैं तो उन सब चुनाव के अपने एजेंडे, उनके मुद्दे अलग होते हैं, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो और राष्ट्रीय स्तर के लोकसभा चुनाव हो। लेकिन अब अगर ये सब एक साथ होंगे तो क्या इस तरह के मुद्दों में भी कोई बदलाव होगा? मृणाल जी, आपसे निवेदन है, आपका चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरे में शायद आप बैठे हैं, तो थोड़ा सा अपने चेहरे पर रोशनी डालिएगा, बड़ा सुंदर आपका चेहरा है। और जी पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस 1 नेशन 1 इलेक्शन पर इतना फोकस क्यों कर रही है, इतना जोर क्यों डाल रही है? क्या कोई निजी हित भी इसमें है? देखिए हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी निजी हित की तो बात ही नहीं करती। हम तो भारत हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, समाज के, देश के व्यापक हित की बात करते हैं। और हमारे दोनों नॉन पॉलिटिकल लोग, चंद्रशेखर जी और रामअवतार जी, दोनों ने इस बात का समर्थन किया कि इसके हित ज्यादा है, लाभ ज्यादा है। तो ऐसा कोई कार्य, और मैंने तो आपसे आग्रह किया कि ये भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन की हम लोग बातचीत करेंगे। वो प्रक्रिया प्रचलन में थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हितेश जी, राजनीति जरूर होना चाहिए, पर यदि कहीं भारत का हित है, मैं हमेशा से मानता हूं कि दल से ऊपर देश, और यही भारतीय जनता पार्टी की फिलोसफी है कि दल से ऊपर देश। तो आज दल से ऊपर देश का विषय, यद्यपि विवेक कांग्रेस का है, वो अपने विवेक से निर्णय करें, जो उनको निर्णय करना में आपत्ति नहीं है। सदन में चर्चा होगी, बात होगा। दल से ऊपर देश, तो क्या कांग्रेस पार्टी का इसमें विचारधारा क्या है? ये है कि एक तरफ तो गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल रही है, जहां राज्य सरकारें हैं जैसे दिल्ली, वहां पे उनके अधिकार छीन रही है और एलजी के हाथ में कंट्रोल दे रही है। हमने कम से कम 5 राज्य ऐसे हैं देखे हैं जहां पे गैर भाजपाई दलों के मुख्यमंत्रियों को और सरकार को तोड़फोड़ करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके हटाया गया है। तो जब एक तरफ कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां लोकतंत्र को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, ये क्यों नहीं माना जाए कि ये भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, विपक्षी दलों को टारगेट करते हुए लोकतंत्र को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी की पहल है। ये अंदेशा जी पंकज जी, कांग्रेस कह रही है कि सरकार को गिराने, तोड़फोड़ करने की चीजें भी बहुत सी होती है। अब 1 नेशन अगर 1 इलेक्शन हो जाएगा तो क्या ये सब चीजों पर भी लगाम लगेगी?
हितेश जी, लोकतंत्र जिस में तो कम कांग्रेस से कम पार्टी ने अगर ऐसी परिस्थिति हितेश जी, होती उत्तर है ले तो लीजिए। चुनाव का विकल्प तो हितेश रहता जी, है, तो उसके विकल्प को भी बंद करना चाहते जिस हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक धारा 356 का दुरुपयोग करके राज्यों की सरकारें गिराई, वो कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय बीजेपी को नसीहत दे रही है। मेरा आग्रह इतना सा है, हम स्वस्थ लोकतंत्र के पक्षधर थे, है और रहेंगे। संविधान सम्मत जो बाबा साहब ने तय किया वही इस देश में होगा, उसका पालन करेंगे। हमारा इतना सा आग्रह यह है कि अभी निर्णय नहीं हुआ है, प्रस्ताव पारित हुआ है, देश की सदन में चर्चा होगी, तो इसलिए संविधान का राग अलापने वाले, लोकतंत्र का राग अलापने वाले चंद्रशेखर जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका इस विषय को लेकर। राजनीतिक बयानबाजी सब इतर है, लेकिन आप देश के संदर्भ में, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर में, लोकतांत्रिक देश के अंदर में इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, संक्षेप में बताइएगा सर। वन नेशन वन इलेक्शन के कारण अभी जो हर साल चुनाव होते रहते हैं, उनसे जो लाखों करोड़ों रुपए सरकार का बर्बाद होता है, प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है, सुरक्षा बल भी सब उसमें परेशान रहते हैं। यदि एक साथ चुनाव होगा तो सारे, जैसे लोकसभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ होता है, उसी के साथ यदि सारे चुनाव हो जाएंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी रहेगी और विकास प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी रहेगी और भारी भरकम खर्च उन चुनावों पर होता है उस पर भी थोड़ी राहत मिलेगी। रामावतार जी, आपका भी और जहां तक संक्षेप में कमेंट। इसमें दलीय प्रतिबद्धता जो है, दल का वो और लोकतंत्र जो होना चाहिए वो एक कमजोर होगा। कैसे तरह से जो पार्टी का सक्षम नेतृत्व है और पूरा दल है, कोई बड़ा दल है, वो एक मजबूत और होंगे। जो पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ बोलने वाले या पार्टी की अंदरूनी बातों पे उस तरह, और जैसा स्वतंत्रता की बात सांसदों की जाती है, वो एक तरह से इस चुनाव से, इस तरह के गतिविधियों से कम होगा। पंकज जी, समय मेरे पास खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कदम आज कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। शीतकालीन सत्र में यह बिल आएगा और उसके बाद देखना होगा कि जो 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट दी गई है उसमें क्या क्या बातें हैं, किस तरह के टेक्निकल चीजों का ध्यान रखा गया है इलेक्शंस की तारीखों को लेकर, और कैसे चुनाव संपन्न होंगे, और जो सवाल मन में है उनके क्या क्या प्रावधान है। इंतजार करना होगा उस पूरे प्रारूप के निकल के सामने आने का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।